नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में अब दूसरे चरण के लिए घमासान होना है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की हंदवारा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट से पूर्व अलगाववादी नेता सज्जाद लोन चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरे चरण में झारखंड में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो इन्हीं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम यानी चुनावी बिसात की। तो अलगाववाद छोड़ राजनेता बने सज्जाद हंदवारा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सज्जाद के यहां से चुनाव लड़ने के बाद अब यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सज्जाद गनी लोन हंदवारा चुनावी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 2 दिसंबर को होगा। इस चुनाव में सज्जाद गनी लोन के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं। अलगाववाद छोड़ राजनेता बने सज्जाद के पहली बार विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से यहां का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। सज्जाद गनी लोन हंदवारा चुनावी क्षेत्र से अपने राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र से उनके पिता अब्दुल गनी लोन ने 1967 से 1977 तक 3 बार चुनाव लड़ा और कुपवाड़ा के करना चुनावी क्षेत्र से 1983 में जीत भी हासिल की। इस साल लोन का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान से है, जो 2002 के चुनावों को छोड़ 1983 से इस क्षेत्र से अभी तक लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2002 में इस इलाके से गुलाम मोहनुद्दीन ने सज्जाद के समर्थन से ही चुनाव जीता था। गुलाम उस समय एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे थे। सज्जाद घाटी के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो हाल ही में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और करीब 45 मिनट तक बातचीत की और वो प्रधानमंत्री के कश्मीर को लेकर विचारों से काफी प्रेरित हुए। सज्जाद की पीएम से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के लोन के विरोधियों ने अपनी रैलियों में मोदी सज्जाद की मुलाकात को मुद्दा बनाकर सज्जाद का बीजेपी समर्थक होने का दावा भी किया। गौरतलब है कि सज्जाद ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने 2003 में अलगाववादियों का साथ छोड़ दिया और मुख्य धारा से जुड़ गए। इस साल वो राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से चुनावी मैदान में हैं। सज्जाद इससे पहले 2008 में बारामूला क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े थे, पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शरीक से हार गए थे। सज्जाद के चुनाव लड़ने से हंदवार में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और अगर सज्जाद ये चुनाव जीतते हैं तो ये चुनाव सज्जाद के राजनीतिक करियर की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुचेतगढ़ की सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्याम चौधरी ने अपना नामांकन भर दिया है। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो वहीं उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। श्याम चौधरी जी जो है इस हल्के से नामांकन भरा, हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त उनको क्या लगा। आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, अब आपको कैसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पड़ता, फिर आपने विश्वास है कि और अब कैसा महसूस करें? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां सुचेतगढ़ में एक सैलाब सा आया है, हर आदमी घर से बाहर निकल आया है कि इससे बाहर जहां जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते हैं और पिछली जितनी भी सरकारें रही और खानदानी राज की सरकारें रही, उनने इस रियासत को लूटा तबाह किया और जहां हर किस्म का भेदभाव किया, उसके लिए हर आदमी हर घर से बाहर निकला है और हर आदमी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से लगता है कि हर कोई जहां जो भी पार्टियां खड़ी है वो आज से उनको पता चल गया कि हमें जहां कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा जिस तरीके से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास किया और आप पे भी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी होती है, आपके सेंटर में भी सरकार है, ये जो समस्या है क्या आप सुलझा पाएंगे? जैसे कि पहले पिछली बार जब लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, मैंने 6 साल ईमानदारी से
जहां काम किया, हर किस्म की जो मैं कर सकता था मैंने किया। इस बार जब दिल्ली में हमारी सरकार है और जिसकी नुमाइंदगी, जिसकी क़यादत नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वही सरकार चला रहे हैं और नीचे जो है मेंबर पार्लियामेंट हमारा है और जम्मू कश्मीर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब हर जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, हर किसी तरह का इंसाफ, हर किसी की समस्या, बॉर्डर की या कोई भी समस्या, उसका समाधान होने जा रहा है। जैसे आपको लगता है कि 44+ जो मिशन है वो भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूरा हो पाएगा? हमें तो लगता है 44 क्या 50 क्रॉस कर देंगे। जैसे दिल्ली की सरकार जब बनने वाली थी, लोग कोई मानता नहीं था कि क्या इस बार मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। जैसे वहां पर 300 क्रॉस करके, जहां हमें लगता है कि 50 क्रॉस करेंगे, जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनेगी। कुछ फैसले सरकार ने, राज्य सरकार ने जाते जाते ऐसे फैसले लिए हैं जो वोट की राजनीति मानी जाती है। क्या आपको लगता है कि उन फैसलों का पुनर्विचार करेंगे? जैसे कि हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारे रहनुमा नरेंद्र भाई मोदी है, तो हर फैसले को करना जानते हैं, तो करवाना भी जानते हैं। इसलिए जो सरकार जहां बनेगी, उनकी रहनुमाई से जहां सरकार बननी है, हर किस्म के फैसले जहां होंगे। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हमें रहेगी कि जहां नौजवानों को रोजगार दिया जाए, किसानों को उसका हक दिया जाए, बॉर्डर के लोगों को समस्या का समाधान हो और हर किस्म की गरीब आदमी को उसका हक मिले, हर आदमी को रहने के लिए छत मिले, खाने के लिए रोटी मिले, काम करने के लिए रोजगार मिले, सब समस्या का समाधान होने जा रहा है। अब जनता चाहती है जो बदलाव, जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, अब जम्मू कश्मीर का बदलाव होने जाए, फिर हमें ऐसा लगता है सबका साथ, सबका विकास होगा। लेकिन विकास को लेकर के आपका कोई एजेंडा होगा? विकास को लेकर के आपका क्या एजेंडा रहेगा? जो डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या क्या काम जो रह गए हैं जो प्रायोरिटी में आपकी? जैसे कि बॉर्डर की समस्या थी, जहां बॉर्डर में फेंसी का मसला था, 3 सालों से फेंसी लगी, इससे सरकार ने उस ध्यान नहीं दिया। रिफ्यूजियों का मसला है, रिफ्यूजी को इन्होंने हक नहीं दिया। 65 साल से जहां लोग दर ठोकरे खा रहे हैं, यहाँ बेस्ट पाकिस्तानी लोग बैठे हैं जिनको 3 पीढ़ियां चलेगी, आजकल इनको अपने बोर्ड का अधिकार नहीं है, उसको सर्वे का काम करने का रोजगार मिलने का हक नहीं है। और इसी तरह नौजवानों को सर्विस नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी तरह का भी कोई समाधान हो, हम सबको करने जा रहे हैं और हर आदमी को अपना इंसाफ, अपना हक उनके घर में बैठे दिए जाए। तो कई तरह के समीकरण यहां पर सामने आ रहे हैं। तो वही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित खजूरिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ललित, जम्मू कश्मीर में अब दूसरे दौर के लिए मतदान होना है, क्या लगता है इस बार भी पहले चरण की ही तरह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पहले दौर में जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर उन्होंने वोट डाले और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, यानी कि 70% से ऊपर, और यही दर्शाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो लोकतंत्र में कितना विश्वास रखती है। खासकर अगर हम घाटी की बात करें तो वहां पर भी 60% से ऊपर, 65% से ऊपर मतदान होना एक अपने आप में एक मिसाल है कि जहां इतनी ज्यादा अशांति फैली हो और जिस एरिया में, और वहां के लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं और वोट के जरिए अपनी ताकत दिखाते हैं, और ऐसे में अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे चरण में भी इसी तरह की वोटिंग होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से वहां पर बाकायदा, अगर हम कश्मीर की बात करें या घाटी की बात करें, वहां पर बाकायदा जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए थे, इश्तिहार लगाए गए थे बाकायदा आतंकवादियों की तरफ से कि अगर आपने इन चुनावों में हिस्सा लिया तो आप उसके लिए उनके अंजाम को भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन लोगों ने उस डर को, उस खौफ को दरकिनार किया और फिर उन्होंने वोट डाले। और जिस तरह से वोटिंग हुई और जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया और लोगों में एक हिम्मत जो देखने को मिली, वो जाहिर सी बात है दूसरे चरण में बिल्कुल भी लेकिन दूसरे दौर में सज्जाद गनी लोन की किस्मत ईवीएम में यहां पर कैद हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, क्या रियासत में कुछ नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, खासकर कश्मीर की बात करते हैं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी को लेकर अब जो बदलाव, जो सोच में जो बदलाव आ रहा है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है।
नरेंद्र मोदी जब सैलाब आया था जम्मू कश्मीर में और जब वो कश्मीर घाटी में गए थे और वहां के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी, तब से ही ये वातावरण बनने लगा था। क्योंकि अवाम को ये नहीं, जो अवाम, खासकर अवाम की हम बात नहीं करेंगे, खासकर अलगाववादियों की बात करेंगे। अलगाववादी जो हमेशा वहां की अवाम में दिमाग में यही भरते हैं कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज जो हैं वो उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन लोगों में एक विश्वास जगा उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी का दौरा किया और उसके बाद जब दीपावली का त्यौहार आया और त्यौहार के दौरान भी उन्होंने वहां पर घाटी का दौरा किया और वहां के अवाम को यह कहा कि मैं आपके दर्द को बांटने आया हूं, मैं चाहता हूं कि कश्मीर एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ा हो सके। ये जन्नत है और जन्नत में बाहर आना बेहद जरूरी है। अगर हम सजाद लोन की बात करें तो ये पूर्व अलगाववादी नेता हैं। पहले ये भी अलगाववादी हुआ करते थे लेकिन अब मेन स्ट्रीम में ये आ गए हैं और इनकी जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उसके बाद इन्होंने जो जनता से कहा या मीडिया से जो बातचीत इन्होंने की, उस सोच को लेकर भी अब घाटी में कहीं ना कहीं बदलाव की एक उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अलगाववादी ही ऐसे थे जो जनता को गुमराह करते थे, लेकिन अब सजाद लोन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके कसीदे गढ़े और यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कश्मीर को लेकर वो बेहतरीन है और वो चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, वहां पर बेरोजगार जो है लोग हैं उनको रोजगार मिले और जो आतंकी गतिविधियां वहां पर देखने को मिलती है उन पर काबू पाया जाए। सजाद लोन की यही एक स्ट्रैटेजी नहीं है, दूसरी तरफ भी है। क्योंकि अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जब इलेक्शन कोई लड़ता है तो उसके जहन में यह भी होता है कि वो सत्ता का सुख भोगे। अगर तो बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है या कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि बीजेपी की सपोर्ट से वहां पर रियासत में सरकार बने, तो सजाद लोन का भी एक वहां पर बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि अब लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और यही बदलाव कश्मीर को या कहें कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक अलग राह पर ले जाएगा, एक तरक्की की राह पर ले जाएगा, अमन और शांति की राह पर ले जाएगा। क्योंकि इस रियासत ने बहुत कुछ झेला है और अब जनता भी ये चाहती है वहां की कि सब कुछ शांति में हो, रोजगार मिले, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिले और जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं उन पर अंकुश लगे और कहीं ना कहीं जो लोग भटके हुए हैं, जो युवा भटक चुके हैं या गलत राह पर चल रहे हैं, चलिए यहां पर मुलाकात हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी लोन और जो पीएम मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसे लेकर के स्टेटमेंट दिया था। क्या माना जाए कि दोनों की इस मुलाकात से रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है? जब भी चुनाव होते हैं कहीं भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या दूसरे अन्य राज्यों में हो, तो जो सत्ता में पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे बयान देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला जो कि रियासत के, जो कि जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जब इस तरह के कट्टर, हम तो कट्टर ही कहेंगे कि कट्टर जब बयान देता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। कहां तो आप रियासत को शांति की तरफ लेना चाहते हैं, कहां तो आप कहते हैं कि सभी वर्गों का एक हमने विकास किया है या फिर हमारी दोबारा से सरकार आती है तो हम सभी वर्गों का ख्याल रखेंगे और विकास की राह पर ले जाएंगे। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के जब बयान सुनने को मिलते हैं तो ये सवाल जरूर उठाते हैं। आप रियासत के मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए सब एक है और जिस तरह से उन्होंने लोन को लेकर जो टिप्पणी की, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी, उस पर भी कहीं ना कहीं अब लोगों में ये तो एक मैसेज तो जाएगा ही कि आखिर उमर अब्दुल्ला किस तरह की सियासत करना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या ये बयान वाकई उनका ये बयान है या फिर वो भी उन नेताओं में शामिल होना चाहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान देना ही पार्टी की मजबूरी बन जाता है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए ललित। तो रियासत में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आतंकियों द्वारा शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मारे गए सरपंच की पहचान मोहम्मद सुल्तान भट्ट के तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की आतंकियों की नापाक कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। घाटी में चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में हो रही आतंकी वारदातें कोई नई नहीं है। इस हमले से महज एक दिन पहले ही श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में
8 लोग घायल हुए हैं। 28 नवंबर को अरनिया सेक्टर में आतंकवादी हमले में 10 लोगों की जान चली गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से महज एक दिन पहले भी आतंकियों ने घाटी में फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले सीमा पार से कई बार फायरिंग होती चली आ रही है। इन हमलों में अब तक कई मासूम बच्चों और बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सेना के अधिकारियों का मानना है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने में नाकाम होने के बाद बौखलाहट के चलते इस तरह का कदम उठा रहा है। सेना के बड़े अधिकारियों की माने तो शोपोर और अरनिया में हुई आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में हो रही बम्पर वोटिंग को प्रभावित करने के लिए और घाटी में दहशत पैदा करने के लिए इन आतंकी वारदातों का सहारा ले रहे हैं, जिससे लोग खौफजदा हो जाएं और वोट डालने के लिए घरों से न निकले। इसी मकसद से वो भारतीय लोकतंत्र के इस पर्व में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में है। पुलिस ने घाटी में कई आतंकियों के सक्रिय होने की बात भी कही है, जिनमें की ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं। पुलिस पहले भी इन्हें कड़ी चेतावनी दे चुकी है कि अगर उन्होंने चुनाव में खलल डालने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर अलगाववादियों की ओर से किए गए चुनाव के बहिष्कार के आह्वान को लोगों ने खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 71.28% मतदान दर्ज किया गया और राज्य की 15 विधानसभा क्षेत्रों में बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिप्रिय मतदान हो गया। हालांकि मतदान 5 चरणों में होना और पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान 15 सीटों पर 61.23% मतदान दर्ज किया गया था। जम्मू कश्मीर में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भी आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। तब भी कई सौ की तादाद में बेगुनाह बच्चों और औरतों का कत्ल हुआ था और इस बार ये आतंकी अपनी नापाक मंसूबों को लेकर घाटी में दाखिल हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के लिए आतंकी वारदातों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके साथ ही इन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के चुनाव की। झारखंड प्रदेश 15 नवंबर साल 2000 को बना। इसे बने हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक झारखंड के लोग विकास के लिए और तरक्की के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सभी राजनीतिक दलों ने जनता के भलाई से पहले खुद के लिए तरक्की का रास्ता खोज लिया। पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड ने हिंदुस्तान की कोख से 28वें राज्य के तौर पर जन्म लिया। झारखंड को प्रदेश बनाने के लिए सालों से आंदोलन चल रहा था। ये मांग हो रही थी कि बिहार से अगर इसे अलग कर दिया जाए तो इस क्षेत्र की तरक्की होगी, लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास होगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब ये महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह गए। ये झारखंड की बदकिस्मती ही है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है वो राज्य विकास की दौड़ में कहीं नहीं। होना तो ये चाहिए था कि इस राज्य को आर्थिक आधार पर देश के अग्रणी राज्यों में होना था, लेकिन इसे इस राज्य का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज जब विकास के मामलों में देश के राज्यों का क्रम निर्धारित किया जाता है तो झारखंड का नंबर काफी नीचे आता है। शायद ये राज्य अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। इस राज्य के पिछले 14 साल के सफर पर नजर डालें तो यहाँ के लोगों की दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती ही दिखाई देती हैं और ये समस्या लगातार विकराल रूप धारण कर रही है। आज झारखंड उस बदनसीब बच्चे की तरह हो गया जिस पर दावा करने वाले तो तमाम हैं, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं कि आखिर इस बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, आखिर कैसे इसकी परवरिश होगी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक के कार्यकाल पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वक्त तक केवल बाबूलाल मरांडी ही यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाए। नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन तो 10 दिन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल पाए। पूरे 5 साल तक शासन करने वाला कोई व्यक्ति झारखंड को अब तक नहीं मिल पाया। झारखंड की सियासत में अब तक 9 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं।
जिनमें 4 बार बीजेपी और 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड की राजनीति में अति आत्म केंद्रित महत्वाकांक्षा का दीमक इस कदर लग चुका है कि बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए समर्थन दिया जाता है, लिया जाता है, और इन सब के बीच पिसती रही झारखंड की जनता। जो पैसे जनता के विकास में लगना चाहिए वो पैसा बर्बाद होता रहा। महज 1.5 दशक से भी कम वक्त में यहाँ की जनता 3 बार राष्ट्रपति शासन देख चुकी है, जो किसी भी राज्य के लिए आदर्श स्थिति तो कतई नहीं। झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य का दुर्भाग्य ही है ये कि यहाँ पर जिसने जैसा चाहा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जी ने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने तो झारखंड में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय ही लिख दिया। मधु कोड़ा देश के किसी भी राज्य में ऐसे पहले निर्दलीय विधायक हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो चर्चा में इस कारण से आए कि उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले झारखंड में किसी ने नहीं करने की हिमाकत की। झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसका उदाहरण वो कई बार दे चुके हैं। मधु कोड़ा जो कभी बीजेपी की सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल थे, सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी से अलग हो गए और कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी समेत तमाम दलों ने उनकी मुराद पूरी करते हुए कोड़ा को करीब 2 साल के लिए झारखंड का सीएम बना दिया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री पद पर करीब 3 साल तक विराजमान होने के बाद 2006 में पार्टी से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपना अलग दल बनाते नजर आए। लेकिन झारखंड के विकास में इनका योगदान क्या है, ये शायद मरांडी ही बेहतर जानते होंगे। अपने जन्म से ही झारखंड की जनता ने यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता देखी। पिछले 14 साल से हो रहे इस सियासी ड्रामे के पीछे खंडित जनादेश का भी बहुत बड़ा हाथ है। तमाम राजनीतिक दल ये दलील देते हैं कि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी विकास नहीं कर पा रहे। अब जबकि नवंबर और दिसंबर में झारखंड में चुनाव है, तो जनता के पास एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि वो इस बार किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश दे, जिससे कि राजनीतिक दलों के पास कोई बहाना न बचे और एक प्रदेश जो अपने हाल पर रो रहा है उसका दर्द आखिर कुछ हद तक ही सही कम तो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो इसी के साथ चुनावी बसात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।